नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस और आरओ की परीक्षाएं बहुत ही नज़दीक है, जिसके संबंध में जो हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी कर रहे थे और मैंने आपको बताया था वर्ल्ड जियोग्राफी में आपको 7 क्लासेस दूंगा, जो कि पूरे के पूरे 7 महाद्वीप जिसमें कवर रहेंगे। ठीक है, और ये 7 वीडियो से आपके लगभग 70 to 80% वर्ल्ड जियोग्राफी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोगों का ये 5वां वीडियो रहेगा, जिसपे हम लोग करेंगे उत्तरी अमेरिका। ठीक है ना, वर्ल्ड जियोग्राफी में 5वां वीडियो रहेगा। तो आज से आपके 5 वीडियो समाप्त, 2 वीडियो और बचेंगे, उनको भी बहुत जल्द निपटा देंगे और आपका 70 to 80% पोर्शन जो है वो समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे, तो बाकी जो 20-30% है वो समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर आपने अभी तक जितने भी 4 क्लासेस हो चुकी है वर्ल्ड जियोग्राफी में ना देखी हो, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके देख लेना है और नोट जरूर कर लेना है, क्योंकि सभी चीज़ें मैंने मैपिंग में बताई हैं। जिस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और खासकर आरओ में जिस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, उसी तरीके का मैंने आपको बताया है। क्लियर है? तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। उससे पहले चैनल पर नए हैं भैया, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आपको पहले तो मैप दिखा देते हैं। ये मैप आपको दिख ही रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से, और इस मैप के अकॉर्डिंग हम लोगों ने जो अंटार्कटिका महाद्वीप है इसको कवर कर लिया है, नीचे दक्षिणी ध्रुव। ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, इसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। ये अफ्रीका है, इसको बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। और ये आपका दक्षिण अमेरिका, इसको भी कवर कर लिया। और आज हम लोगों को करना है ये। तो आप सबसे पहले आप इसकी लोकेशन देख रहे हो, ये है कहाँ पर, ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो ये वाले पोर्शन को आज हम लोगों को पूरी तरीके से समाप्त करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले जब हम लोगों ने क्या कहते हैं अमेरिका शुरू किया था, तो इसमें मैंने आपको 3 पार्ट कराए थे अमेरिका के। एक में मैंने कहा था उत्तरी अमेरिका है, एक में मैंने कहा था मध्य अमेरिका है, और एक में मैंने कहा था दक्षिण अमेरिका है। और दक्षिण अमेरिका को बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। और मध्य अमेरिका को मैंने कहा था मध्य अमेरिका में केवल 7 देश आते हैं, उन्हीं को पढ़ लेना है। और 7 देशों में आपको या तो पूछा जाएगा कि मध्य अमेरिका कौन सा भाग नहीं है, तो ये 7 आपको रटे होने चाहिए। और इन 7 में कुछ प्रमुख झीलें हैं, कुछ जलप्रपात हैं, नदियां हैं, तो उनको हम लोग नदी वाले पोर्शन में देख लेंगे इकट्ठे। और आज हम लोग कर रहे हैं उत्तरी अमेरिका, तो ये कवर करने से पूरा का पूरा अमेरिका समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले उत्तरी अमेरिका आपको पता होना चाहिए, ये अलग से आप उत्तरी अमेरिका देखिए। इसमें पहले समझा देते हैं, उसके बाद ब्लैंक मैप में भरते हुए चलेंगे। देखो ये वाला जो पोर्शन है ऊपर, ये वाला, इसको बोलते हैं अलास्का। क्या बोलते हैं? अलास्का। ठीक, ये वाला जो पोर्शन है, ये बीच वाला, ये, इसको बोलते हैं यूएसए। क्या बोलते हैं? यूएसए। क्लियर है? उसके बाद जो ये वाला पोर्शन है, सॉरी उल्टा लिख दिया, इसको बोलते हैं कनाडा। क्या बोलते हैं? कनाडा। जो ये वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं यूएसए। ठीक है, और उसके बाद जो लास्ट में ये वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं मैक्सिको। क्या बोलते हैं? मैक्सिको। इतनी चीजें आपको पता है। और जो ये है आपका, ये आपको पता है सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा? ग्रीनलैंड। कौन सा है भाई साहब? ग्रीनलैंड है। इतनी चीजें आपको अच्छे से पता है, बहुत ही नॉर्मल चीज है कि आपका नीचे मैक्सिको है, उसके ऊपर यूएसए, उसके बाद कनाडा है, और ऊपर कोने में आपका ये ग्रीनलैंड है। ठीक, दूसरी चीज, ये जो अलास्का है ये यूएसए का ही भाग है। देखने में आपको लग रहा है कि ये जो है कनाडा से कनेक्टेड है, लेकिन ये जो अलास्का किसका भाग है? ये यूएसए का भाग है। ये प्रश्न आ चुका है, याद रखना है कि जब भी आपसे पूछा जाए कि भैया अलास्का किसका भाग है, तो यूएसए का भाग है। लेकिन मैपिंग से देखोगे तो लगेगा कि यार कनाडा से कनेक्टेड है, यूएसए से है ही नहीं, तो गलती हो जाएगी। ध्यान रखना है यूएसए का है। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग लेते हैं ब्लैंक मैप। ये आपको ब्लैंक मैप दिख रहा है, बहुत ही अच्छे से इसी में भरते हुए चलेंगे। क्लियर? तो देखिए, पहले छोटी छोटी चीजों को देख लेते हैं पहले। ठीक, देखिए, एक आपको ये दिख रहा है, ये पहली चीज तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका पूरा का पूरा प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर। इधर साइड क्या है? अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक अटलांटिक महासागर। क्लियर है? और आपको ये बीच में दिख रहा है, ये मैंने ब्लू ब्लू बना दी है डॉट, और एक डॉट नीचे दिख रहा है।
तो ध्यान रखना है यहाँ पर दो प्रमुख खाड़ियाँ हैं। इस खाड़ी को क्या बोलते हैं? इस खाड़ी को क्या बोलते हैं? हडसन की खाड़ी। क्या बोलते हैं भाई साहब? हडसन की खाड़ी। ठीक है। और ये जो नीचे है इसको बोलते हैं मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी। क्लियर है? इतना आपको अच्छे से समझ गया है। अब बहुत ही बेसिक से चल रहे हैं, ठीक। तो अगर किसी को नहीं भी पता है वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसको भी समझ में आ जाएगा। उसके बाद यहां पे देखना है, यहां पे मैं एक लाइन बना देता हूं ऊपर ही, ग्रीनलैंड साइड। आपको ये दिख रही है लाइन? ये क्या है? ये एक जल संधि है। इस जल संधि का नाम है डेविस जल संधि। डेविस जल संधि। हालांकि जल संधियां हम लोग देखते हुए चल रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन जल संधियों को मैं फिर से बताऊंगा आपको। एक सिंगल वीडियो जल संधि का होगा, ठीक है। अब जल संधि ये कर क्या रही है? जल संधि तो ये क्या करती है? जल को जोड़ने का काम करती है और भूमि को अलग करती है, ठीक है। अब देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये बड़ा सा ये रेड कलर का ये चीज, इसको बोलते हैं बैफिन द्वीप। बैफिन द्वीप, ठीक है। ये बैफिन द्वीप और ये आपका ग्रीनलैंड है। तो डेविस जल संधि करती क्या है? ये बैफिन द्वीप को ग्रीनलैंड से अलग करती है। ये आप देख रहे हो, ये बैफिन द्वीप है और ये ग्रीनलैंड है। तो बैफिन द्वीप और ग्रीनलैंड के बीच क्या है? डेविस जल संधि। तो डेविस जल संधि क्या करती है? बैफिन द्वीप और ग्रीनलैंड को अलग करती है, ठीक है। और यहां पे एक सागर है, लेब्राडोर सागर। हालांकि सागरों में अलग से देखेंगे, यहां ज्यादा कंफ्यूजन मत लेना। सिंपल से याद रखो, डेविस जल संधि ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप को अलग करती है, बस। क्लियर है? और डेविस जल संधि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। हडसन की खाड़ी में नीचे लिख देता हूं और यहां पे लिख देते हैं विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि। सबसे चौड़ी जल संधि। क्लियर है? ध्यान रहेगा बहुत अच्छे से। और इसको हम लिख देते हैं क्या? हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी। इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। उसके बाद देखिए, जस्ट नीचे ये बैफिन द्वीप दिख रहा है आपको। बैफिन द्वीप के नीचे ही मैं एक और ऐसे पट्टी बना दूं, एक और ऐसे डार्क पट्टी बना दूं, तो ये भी एक जल संधि है। ये कौन सी जल संधि है? ये है आपकी हडसन जल संधि। हडसन जल संधि। अब ये हडसन जल संधि क्या कर रही है? तो आपको दिख रहा है कि नीचे क्या है? ये पूरा का पूरा आपका कनाडा है। पूरा का पूरा कनाडा है। और ऊपर ये रेड में क्या है? ये ऑलरेडी हम लोग रेड कर चुके हैं। ये रेड क्या है? बैफिन द्वीप। तो ये कनाडा और बैफिन द्वीप के मध्य क्या है? हडसन जल संधि। याद रखना है, कनाडा और बैफिन द्वीप। बैफिन द्वीप को अलग कौन कर रही है? हडसन जल संधि। और डेविस जल संधि क्या है? तो बैफिन द्वीप और ग्रीनलैंड के मध्य है, ठीक है। तो ध्यान रखना, बैफिन द्वीप यहां पर बीचों बीच है, उसके ऊपर भी जल संधि है और नीचे भी जल संधि है। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा पॉइंट अच्छे से याद रख लेना है। और यहीं पे अगर पूछ ले कि बताओ ये तो अलग कर रही है ना, जोड़ती किसको है? हडसन जल संधि जोड़ती किसको है? तो मैं यहीं पर लिख देता हूं, हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर, यहीं पर एक क्या है? लेब्राडोर सागर है। लेब्राडोर सागर। तो हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ती है। क्लियर है? डेविस जल संधि, डेविस जल संधि में लिख लेना है ओरली कि बैफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ती है। क्लियर है? मैं अलग से फिर बताऊंगा तो फिर कंफ्यूजन दिक्कत नहीं होगी। अभी केवल आपको लोकेशन देखनी है। इतनी बात हो गई क्लियर। अब आगे चलते हैं थोड़ा और। इतना आपको समझ में आ गया? अभी तक हम लोगों ने केवल एक दो खाड़ियां देखी हैं और दो जल संधियां देखी हैं, बस। ठीक है, आगे चले अगर, तो आपको ये मैप फिर से दिख रहा है और इस मैप में देखना बहुत अच्छे से। जी आपको दिख रहा है इधर साइड, ये क्या है? ये आपका कैरेबियाई द्वीप है। कैरेबियाई द्वीप। और कैरेबियाई, यहां पे पानी है तो कैरेबियाई सागर हो गया। क्लियर? हटा दो। उसके बाद आपको यहां दिख रहा है ये लाइन बनी हुई है बीचों बीच, ये देख रहे हो? ये आपका कनाडा है, ये कनाडा है और ये यूएसए है। इसके बीच में ये लाइन बनी हुई है। ये लाइन क्या है? याद रखना है, इन दोनों के मध्य बॉर्डर का काम कर रही है। इसी वजह से इसको बोलते हैं 49वीं समानांतर रेखा। 49वीं समानांतर रेखा कहते हैं। 49वीं समानांतर रेखा याद रखना है विश्व की सबसे शांत प्रिय रेखा है। विश्व की सबसे
शांत प्रिय रेखा, मतलब यहाँ पे दंगा वंगा नहीं होता जल्दी। और ये प्रश्न आ चुका है कि विश्व की शांत प्रिय रेखा कौन सी है, 49वीं, 24वीं, 38वीं, 17वीं। तो याद रखना है 49वीं है। क्लियर है? किसके मध्य है? यूएसए और कनाडा के मध्य में है। उसके बाद आप ये नीचे देख रहे हो, ये नीचे देख रहे हो, नीचे क्या है? ये आपका मैक्सिको है, यहां लिख देता हूं, ये आपका मैक्सिको है। और मैक्सिको के बीच में भी तो, और यूएसए मैक्सिको के बीच में तो ये एक लाइन बनी हुई है, ये क्या है? तो ध्यान रखना है, ये लाइन नहीं है, ये एक नदी है। क्या है? ये एक नदी है, और इस नदी का नाम है रियो ग्रांडे नदी। रियो ग्रांडे नदी क्या है? रियो ग्रांडे नदी। आपसे पूछा जाएगा कि ये बताओ यूएसए और मैक्सिको के मध्य सीमा रेखा कौन सी नदी बनाती है? तो रियो ग्रांडे नदी। रियो ग्रांडे नदी निकलती कहां से है? तो यहां एक पर्वत का नाम है कैंडी पर्वत। कौन सी? कैंडी पर्वत। यहां से ये नदी निकलती है, रियो ग्रांडे नदी, जो कि यूएसए और मैक्सिको के मध्य सीमा बनाती है। यूपी पीसीएस 2023 में ये क्वेश्चन आ चुका है, पिछले साल ही, आप जाके पेपर देख लेना, ठीक है। ये पूछा गया था कि यूएसए और कनाडा के मध्य, सॉरी, यूएसए और मैक्सिको के मध्य कौन सी नदी है? तो रियो ग्रांडे नदी है। ये पूछा गया अभी प्रश्न। उसके बाद यहीं पर देख लो कि ये आपका अलास्का है, ये ऊपर क्या है? ये आपका अलास्का है। और अगर थोड़ा सा हम इधर आ जाएंगे, थोड़ा सा इधर आ जाएंगे और इधर को ऐसे मैप अगर बनाएंगे, पूरा मैप आप जब देखोगे, जैसे पूरा मैप देखोगे, जैसे मैं ये दिखाऊं आपको, ये आप देख रहे हो यहाँ पे हैं हम लोग अलास्का में, और जब इसको फोल्ड करोगे तो ये वाला हिस्सा भी आ जाएगा। इसके बीच क्या है? गैपिंग तो है। तो बस वही चीज़ है कि यहाँ पे अगर मैं बना दूं तो ये कौन सा एरिया बनेगा? ये रूस वाला बनेगा, रूस का साइबेरिया वाला क्षेत्र। तो इनके बीच में एक जल संधि है, इनके बीच में एक जल संधि है। इस जल संधि का नाम क्या है? बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि, ठीक है, बेरिंग जल संधि। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यहीं से गुजरती है, जो 180 डिग्री अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है वो यहीं से गुजरती है, बेरिंग जल संधि से। बेरिंग जल संधि किसको अलग कर रही है? अलास्का को रूस से अलग कर रही है। क्लियर है? समझ में आ गई चीजें? तो यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं हुई होगी। और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं। तो आप ये फिर मैप में आ चुके हो, और मैप में अब थोड़ा सा देख लें हम लोग पर्वत, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया है कि अलास्का कहाँ पे है, यूएसए कहाँ है, कनाडा कहाँ है, ग्रीनलैंड कहाँ है, ये सब कुछ आपको पता चल चुका है। अब देखिए यहाँ पे एक पर्वत है, ये मैं ब्लैक कलर से पर्वत बना रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये एक पर्वत है, उसके बाद इधर साइड है, उसके बाद एक और है, उसके बाद एक और है, उसके बाद एक और इधर, एक ये इधर साइड है, एक ये इधर साइड है। और ये पर्वत सब कुछ पूछा गया है आपसे, और उसके बाद एक इधर साइड है। समझिए, सबसे पहले क्या है? इस पर्वत का नाम क्या है? ब्रुक्स पर्वत। ब्रुक्स पर्वत, ठीक, ब्रुक्स पर्वत साफ साफ दिख रहा है आपको, लिख भी लेना है। उसके बाद ये है आपका अलास्का रेंज। अलास्का में है तो नाम ही है इसका अलास्का रेंज, अलास्का रेंज, ठीक। अलास्का रेंज में क्या है कि एक सबसे ऊंची चोटी है, यहां पे ये ग्रीन कलर के मैंने बना दी है, यहां पे सबसे ऊंची चोटी, इसका नाम क्या है? माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले। क्या पूछेगा? पूछेगा ये बताओ उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले है, अलास्का रेंज में है, अलास्का में स्थित है। क्लियर है? समझ में आ गई चीजें? मैं बोल रहा हूं, सब चीजें लिख नहीं रहा हूं, तो आप लोग लिखते हुए चलना। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, पूरे उत्तरी अमेरिका की कौन सी है? माउंट मैकिनले है। कहाँ पे है? अलास्का रेंज में है। अलास्का रेंज कहाँ पे है? तो भाई साहब अलास्का में है, ठीक है। और एक अलास्का में ब्रुक्स पर्वत है। उसके बाद चलें और, तो एक ये पर्वत मैंने बनाया था, इस पर्वत का नाम क्या है? कोस्ट रेंज। कोस्ट रेंज। और ये जो छोटे छोटे पर्वत है ना, जैसे कोस्ट रेंज हो गया, एक हो गया आपका कैस्केड रेंज। कैस्केड रेंज ये आपसे डायरेक्टली नहीं आते, ये सब क्वेश्चन आपको मिलान करने को आते हैं। या तो मिलान करो या सुमेलित करो, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित है, ये सब क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ वाले छोटे छोटे पहाड़ियाँ या छोटी छोटी नदियाँ जो होती है ना, उससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। उसके बाद एक ये है
सियरे नवादा, सियरे नवादा, क्लियर है। उसके बाद एक ये पर्वत है छोटा सा, इसको ये पश्चिम में है तो बोलते हैं पश्चिमी सियरे माद्रे, पश्चिमी सियरे माद्रे, और इसको बोला जाता है पूर्वी सियरे माद्रे, पूर्वी सियरे माद्रे। अब लोकेशन आपको पता है, मैंने पश्चिमी सियरे माद्रे और पूर्वी सियरे माद्रे कहाँ बनाया है, मैक्सिको में बनाया है। आपको साफ साफ दिख रहा है कि मैक्सिको में बना है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि मैक्सिको में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो पश्चिमी सियरे माद्रे या पूर्वी सियरे माद्रे या सियरे माद्रे डायरेक्ट आ जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद ये आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे बनाया था, ये क्या है, ये है मैकेंजी पर्वत, मैकेंजी पर्वत कनाडा की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। ये इंपॉर्टेंट क्या है, कनाडा की सबसे लंबी श्रेणी, कनाडा की सबसे लंबी श्रेणी कौन सी है, मैकेंजी पर्वत। और मैकेंजी नदी भी कनाडा में ही निकलती है, उसके बारे में आगे देखेंगे। अभी एक ये पर्वत है, इसको बोलते हैं अपलेशियन पर्वत श्रेणी, अपलेशियन पर्वत श्रेणी, ठीक है। और अपलेशियन पर्वत श्रेणी में पूछा जाता है कि ये बताइए अपलेशियन पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखना है माउंट मिशेल, माउंट मिशेल पूछेगा। पूरे उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी बताओ तो माउंट मैकिनले बताना है। उसके बाद नीचे आते हुए कोस्ट रेंज, कैस्केड रेंज, सियरे नवादा, सियरे माद्रे पूछेगा। कनाडा की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी तो मैकेंजी पर्वत है। अपलेशियन पर्वत यूएसए के पूर्वी क्षेत्र में है। अपलेशियन पर्वत श्रेणी एक प्राचीनतम पर्वत है, याद रखना ये कैसा है, एक प्राचीनतम पर्वत है, प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। और अपलेशियन पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट मिशेल है, क्योंकि यहाँ पे चीजें ज्यादा है उत्तरी अमेरिका में, तो ध्यान से देखना है, ठीक है। उसके बाद और आगे चले तो एक प्रमुख श्रेणी बीचों बीच यहाँ पे बनी हुई है, इस प्रकार से बनी हुई है, और इसका नाम क्या मिलता है, इसका नाम मिलता है रॉकीज पर्वत, रॉकीज पर्वत, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज है, हम लोगों ने दक्षिण अमेरिका में देखी है। विश्व की दूसरे नंबर की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी रॉकीज है, जो कि उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। तो याद रखना है दूसरे नंबर की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है रॉकीज। अच्छा ठीक है, रॉकीज है तो, लेकिन अगर पूछ लिया कि रॉकीज की सबसे लंबी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यहीं पर सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट, माउंट एल्बर्ट। रॉकीज पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है, ठीक है। ध्यान रखना है जो चीजें ज्यादा बार रिपीटेड है उसको मैं ज्यादा बार रिपीट खुद कर रहा हूं, ताकि एक बार दिमाग में बैठ जाए। तो इतनी चीजें आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो ये प्रमुख उत्तरी अमेरिका की पर्वत श्रेणियां हैं और ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं और आगे चलें, और मैंने मैप ले लिया, तो इस मैप में देख लेते हैं प्रमुख पठारों को देख लेते हैं, आपको डायरेक्टली पठार आएंगे, ठीक। एक पठार आपका इधर साइड है, एक पठार इधर साइड है, एक इधर साइड है, एक इस साइड है, एक इधर नीचे है, और इधर साइड आपके दो पठार हैं प्रमुख, और एक आपका इधर कोने में है। ये प्रमुख पठार है। इन पठारों के नाम क्या है, नाम देख लेने के बाद तो चीजें समझ में आ जाएंगी। ये जो पठार है इसको बोलते हैं यूकान का पठार, यूकान पठार। यहां से एक यूकान नदी भी निकलती है, वहीं से यूकान पठार भी है, ठीक है। सेकंड वाले को बोलते हैं ब्रिटिश कोलंबिया पठार, ब्रिटिश कोलंबिया पठार। अब देखिए कोलंबिया देश कहां पे है, वो दक्षिण अमेरिका में है, लेकिन कोलंबिया पठार उत्तरी अमेरिका में है, तो इसी वजह से थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद है कोलंबिया स्नैक पठार, कोलंबिया स्नैक पठार, ठीक है। उसके बाद है आपका इधर साइड है कोलोरेडो पठार, कोलोरेडो पठार। ये हम लोग मैक्सिको में आ गए, ये तो बस मैक्सिको का पठार लिख लो, मैक्सिको पठार,
ठीक है। उसके बाद आप ये देख रहे हो दो प्रमुख पठार है, एक ऊपर है आपका एडवर्ड का पठार, एडवर्ड पठार, एडवर्ड पठार है, और रॉकी की सबसे ऊंची चोटी एल्बर्ट है, एल्बर्ट, तो एडवर्ड एल्बर्ट थोड़ा सा देख के पढ़ना है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है नीचे ओजार्क पठार, ओजार्क, ओजार्क का पठार, और ये छोटा सा एक पठार है, इसका नाम है पीडमांट का पठार, पीडमांट, मांट है, पीडमांट, पीडमांट का पठार। ठीक है, तो ये कुछ हो गए प्रमुख पठार, जैसे यूकान का पठार है, उसके बाद ब्रिटिश कोलंबिया पठार, कोलंबियाई स्नैक पठार है, कोलोराडो पठार है, नीचे मैक्सिको का पठार है, उसके बाद एडवर्ड का पठार, ओजार का पठार और पीडमांट का पठार। ठीक है, तो इतनी चीजें मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक, उसके बाद और आगे चलते हैं, और आगे चले तो देखो यहां पे कनाडा में और यूएसए में क्या है, कुछ प्रमुख झीलें हैं। क्या है झीलें, आपसे क्या क्या यहां से झीलों से पूछा जा सकता है। देखो झीलों में होता क्या है, या तो आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से ये झील कहाँ से निकलती है, या ये झील कौन सी है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपसे पूछेगा कनाडा की झीलों का क्रम बताइए उत्तर से दक्षिण, ठीक, या यूएसए में झीलों का क्रम बताइए पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, कनाडा यूएसए की संयुक्त झीलें कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ से झीलों के भी बहुत ही अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितने भी महाद्वीप है ना, तो यहाँ से झीलें इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो झीलों को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो समझिए, पहले मैं आपको कराता हूं कनाडा की झीलें, कनाडा की झीलें। इसको मैप में नहीं हो सकता क्योंकि छोटी छोटी हो जाएंगी, अलग से करा देते हैं। ठीक, तो देखिए कुछ झीलें हैं, जैसे एक झील है आपकी इस प्रकार की जी, और जैसे उत्तर से दक्षिण आओगे तो ये झील मिलती रहेंगी, उत्तर से दक्षिण आने पे ये झील मिलते रहेंगी। ठीक है, और बिल्कुल क्रम आपसे पूछेगा, ये बताओ उत्तर से दक्षिण झील को, झीलों का क्रम बताओ जी। झीलों के नाम क्या क्या है याद रखना, इस झील का नाम है ग्रेट बियर, ग्रेट बियर, इसका नाम है ग्रेट स्लेब, ग्रेट स्लेब, इसका नाम है ग्रेट आयरावास्क, ग्रेट आयरावास्क। ठीक है, इसका नाम है ग्रेट रेंडियर, ग्रेट रेंडियर, और इसका नाम है विनीपेग। क्या नाम है, विनीपेग। तो ये झीलों का क्रम है, बहुत इंपॉर्टेंट झीलें हैं, अच्छे से याद रखनी है। और थोड़ा सा और अगर डिटेल जाएंगे तो क्या पूछ सकता है, 66.5 उत्तरी अक्षांश में आपका ग्रेट बियर स्थित है। ठीक है, और ग्रेट स्लेब, ये जो ग्रेट स्लेब नदी है, सॉरी ग्रेट स्लेब झील है, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसको कहते हैं मैकेंजी नदी। क्या कहते हैं, मैकेंजी नदी। क्या कहते हैं, मैकेंजी नदी। मैकेंजी नदी क्या इंपॉर्टेंट है, तो मैकेंजी नदी इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि कनाडा की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, और कनाडा की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी भी मैकेंजी पर्वत श्रेणी है। ठीक है, तो ये कुछ कनाडा की क्या हो गई, झीलें हो गई। ये झीलों का क्रम याद करना है, और जब हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे झीलों का तो उसमें मैं कुछ स्पेशल चीजें बता दूंगा आपको। ठीक है, आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं अब यूएसए की झीलें, यूएसए या कनाडा की झीलें, यूएसए कनाडा की झीलें। हम लोगों ने यूएसए केवल कनाडा की झीलें देख ली हैं, और यूएसए कनाडा की झीलें देखेंगे। तो पहले तो आप ये मैप देख रहे हो, ठीक है, इस मैप को मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूं। ठीक है, आपको दिख रहा है अच्छे से। देखिए देखिए है क्या इसमें कि आपको ये लाइन दिख रही है जिसपे हम लोगों ने 49वीं समानांतर रेखा बनाई थी, बस यहीं पे आपकी झीलें हैं। और यहाँ पे कुछ झीलें ऐसी हैं, अब देखो ये यहाँ पे क्या है, यूएसए और कनाडा का बॉर्डर है, तो यहाँ की जो झीलें हैं वो यहाँ कनाडा में भी जाती हैं थोड़ी बहुत, और यूएसए में भी आती हैं नीचे। ठीक है, तो इसी वजह से कनाडा और यूएसए की झीलें हो गई हैं। तो बस ये झीलों की लोकेशन इधर साइड है, ये बीचों बीच। ठीक है, तो इन झीलों को मैं अलग से लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। देखिए ये कुछ झीलें इस प्रकार की हैं, मैं बना देता हूँ पहले। जी आप देख रहे हो, ठीक है, जी आप देख रहे हो कुछ झीलें हैं। अब इन झीलों के पहले हम नाम दे दें, उसके बाद देखेंगे।
तो देखो ये जो पहली वाली झील है इसको बोलते हैं सुपीरियर झील, सुपीरियर झील, ठीक है। ये जो नीचे है इसको बोलते हैं मिशिगन झील, मिशिगन झील। ये वाली जो झील है इसको बोलते हैं ह्यूरन, ह्यूरन झील, ठीक है। ये वाली जो झील है इसको बोलते हैं ईरी झील, ईरी झील, और इसको बोलते हैं ओंटेरियो झील, ओंटेरियो झील। क्लियर हो गया? अब समझिए प्रश्न क्या पूछेगा कि ये बताओ निम्नलिखित में से कौन सी झील या ग्रेट लेक्स के अंतर्गत आने वाली कौन सी झील पूर्णतः यूएसए में स्थित है। तो पूरी तरीके से यूएसए में कौन सी स्थित है? मिशिगन। क्यों? क्योंकि ये सबसे नीचे आप देख रहे हो, अब बाकी बॉर्डर पे है, या बीच में ब्लैक लाइन देख रहे हो डॉट डॉट, ये मैंने बनाया है। ऊपर का हिस्सा क्या है? कनाडा में है, और नीचे का हिस्सा यूएसए में है। तो चार झीलें जो है सुपीरियर, ह्यूरन, ईरी, ओंटेरियो, ये कनाडा और यूएसए में बॉर्डर में स्थित है। और जो मिशिगन है ये पूरी तरीके से पूर्णतः यूएसए में स्थित। क्लियर हो गई? इतनी चीजें समझ में आ गया? यहीं से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, इनको ग्रेट लेक्स की झीलें बोलते हैं। मैं यहां लिख देता हूं, इन झीलों को ग्रेट लेक्स की झीलें। पूछेगा ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन कौन सी झीलें आती है, तो यही 5 बता देनी है, कनाडा वाली अलग ही है। अब उसके बाद ये बताओ सुपीरियर झील और ह्यूरन झील के मध्य में एक नहर है। जिस सुपीरियर झील और ह्यूरन झील के बीच में एक नहर है, उस नहर का नाम क्या है? तो याद रखना है सू नहर, सू नहर। उसके बाद ह्यूरन और ईरी के मध्य में एक नहर है, इसको बोलते हैं ईरी नहर, ईरी नहर। उसके बाद ईरी और ओंटेरियो के बीच में एक नहर है, उसको बोलते हैं वैलेड नहर, वैलेड नहर, ठीक है। तो एक प्रमुख 3 नहरें भी हैं यहाँ पे, ये भी ध्यान रखना है आपको। और ये मिशिगन के झील के किनारे ही शिकागो बसा हुआ है, शिकागो। उद्योग में हम लोग देखेंगे पूरे के पूरे किस किस झील के या किस किस नदियों के किनारे प्रमुख शहर बसे हुए हैं उद्योग वाले, ठीक है। तो वो भी पूछ लिए जाते हैं। तो अभी आपको केवल झीलें ध्यान रखनी है, उन झीलों के मध्य में सू नहर, ईरी नहर, वैलेट नहर, तो प्रमुख नहरें ध्यान रखनी है। क्या पूछेगा? सुपीरियर ह्यूरन झील के मध्य में कौन सी नहर है? सू नहर है। ह्यूरन ईरी झील के मध्य में कौन सी नहर? ईरी नहर। ईरी झील और ओंटेरियो झील के मध्य में कौन सी नहर? वैलेट नहर। क्लियर है? ओंटेरियो झील से एक नदी निकलती है, ओंटेरियो झील से एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम क्या है? सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी। कौन सी नदी? सेंट लॉरेंस नदी, ठीक। अब एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, मैं इसको मिटा देता हूं, आपको ध्यान रहेगा कि मिशिगन जो है पूर्णतः यूएसए में है, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं, क्या आप देख रहे हो? ईरी और वैलेट, ईरी और वैलेट झीलों के मध्य में क्या है? एक जलप्रपात है। ईरी वैलेट नहर को बीच में क्या है? जलप्रपात है। उस जलप्रपात का नाम क्या है? या ईरी ओंटेरियो झील, सॉरी गड़बड़ हो गया। ईरी ओंटेरियो झील के मध्य में और वैलेट नहर पर एक जलप्रपात है, उस जलप्रपात का नाम है नियाग्रा जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात। आपने अगर पढ़ा है भारत में इंद्रावती नदी है ना, तो उसमें क्या आता है? इंद्रावती नदी पर क्या आता है? चित्रकूट जलप्रपात, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में। और मैंने आपको बताया था कि चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं, लेकिन ओरिजिनल नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पे है? वो वैलेट नहर में है, ईरी झील और ओंटेरियो झील के मध्य में है। क्लियर हो गई इतनी चीजें? और ये मिशिगन जो है ये पूर्णतः यूएसए में है, पूर्णतः यूएसए में। क्लियर? तो मुझे लगता है इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। थोड़ा और आगे चलते हैं हम लोग, एक और मैप लेते हैं, इस पर कुछ और चीजें देख लेते हैं, और इस मैप में कुछ प्रमुख नदियों को देख लेते हैं, ठीक है। जैसे एक नदी यहाँ पे जा रही है, एक नदी यहाँ जा रही है, एक नदी इस प्रकार से जा रही है, इधर साइड है, ठीक है। और एक नदी आपकी इधर साइड जा रही है, ये हो गई। एक नदी ये जा रही है, एक नदी आपकी इधर से जा रही है और इधर से जा रही है और आगे मिल जा रही है, ठीक है। ये एक नदी हो गई।
उसके बाद एक नदी ये है, एक नदी ये है, और एक नदी ये है, और उसके बाद ऊपर साइड एक नदी ये है। आप समझिएगा, नदियों की केवल लोकेशन पता होनी चाहिए अभी, ठीक है। इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है यूकान नदी या यूक्रान नदी। हम लोगों ने यूकान का पठार देखा था, बस वहीं से यूकान नदी। ये कौन सी नदी है? ये मैकेंजी नदी है, मैकेंजी नदी ग्रेट स्लेप झील से निकलती है, कनाडा की सबसे लंबी नदी है, ठीक। उसके बाद ये एक नदी है जो मैंने बताया था, कोलोराडो का पठार बताया था, बस वही यहाँ पे क्या है, कोलोराडो नदी। क्या है? कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? आपसे पूछ सकता है कि ग्रेट कैनियन आकृति कौन सी नदी बनाती है? ग्रेट कैनियन आकृति, ग्रेट कैनियन आकृति क्या होती है? गड्ढे का टाइप होता है, आई आकार का गड्ढा बनता है इसमें। हालांकि इतना डिटेलिंग पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, आई आकार का गड्ढा बनता है ग्रेट कैनियन आकृति में। कौन सी नदी बनाती है? कोलोराडो नदी बनाती है, ठीक। उसके बाद ये आपकी कौन सी नदी है? तो ये आपकी यूएसए और मैक्सिको के बीच में जो बॉर्डर बनाती है, रियो ग्रांडे नदी। रियो ग्रांडे नदी, ये रियो ग्रांडे नदी है, ठीक है। उसके बाद ये आपकी है मिसिसिपी मिसौरी नदी। ये दो नदियां हैं ना, ये दो नदियां, इनको बोलते हैं मिसिसिपी, मिसिसिपी और मिसौरी नदी। मिसौरी नदी ये क्या करती हैं? यहां पर पक्षी के आकार का डेल्टा बनाती हैं। पूछता है कि विश्व में कौन सी नदी पक्षी के आकार का डेल्टा बनाती है? तो मिसिसिपी मिसौरी नदी, ठीक है। अभी फैक्ट लिख लेंगे हम लोग। ये जो ऊपर से यहां पे झीलें बताई थी मैंने, कौन सी झील? सुपीरियर झील, ह्यूरन झील, ये बताई थी। यहां पे ये देखो, ये नीचे ये वी आकार का है, ये आप देख रहे हो, ये वी आकार का मैंने बनाया है, ये वाली चीज, ये नीचे झुकी हुई है। बस यहीं पर आपकी कौन सी झील है? मिशिगन झील है। इसी वजह से वो मिशिगन झील क्या है, पूरी की पूरी यूएसए में स्थित है, क्लियर। और यहां से एक नदी मैंने बताई थी, कौन सी? सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी। उसके बाद एक नदी यहां पे है, जिसको बोलते हैं हडसन नदी। हडसन नदी के नीचे एक नदी है जिसको बोलते हैं टेनेसी नदी, टेनेसी नदी। और टेनेसी नदी के नीचे एक नदी है जिसको बोलते हैं पोटोमैक नदी, पोटोमैक नदी। आपको केवल नदियों की लोकेशन देखनी है और उन नदियों को याद करना है कि वो भैया हैं कहाँ पे। केवल टेनेसी नदी अभी आपको पता होना चाहिए, हाँ यूएसए में है। पोटोमैक नदी यूएसए में है, ठीक है। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है। अब इक्का दुक्का जो पॉइंट है वो लिख लेते हैं आगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी, समझ में आएगा नहीं कुछ। पॉइंट क्या लिखना है? पॉइंट पहले ये लिखना है कि जो हडसन नदी है, हडसन नदी, हडसन नदी के किनारे ही क्या बसा हुआ है? न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है, न्यूयॉर्क शहर बसा है। पूछता है न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे? हडसन नदी के किनारे। उसके बाद याद रखना है टेनेसी नदी, एक नदी मैंने बताई थी ना, टेनेसी नदी, टेनेसी नदी। टेनेसी नदी में क्या लिखना है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना, भारत की दामोदर नदी घाटी परियोजना, नदी घाटी परियोजना टेनेसी नदी पर आधारित है, पर आधारित है। और स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना कौन सी है? दामोदर नदी घाटी परियोजना है, 1948 में ये बनी थी, ठीक, ध्यान रहेगा। उसके बाद एक पॉइंट लिख लेंगे, पोटोमैक नदी, पोटोमैक नदी। पोटोमैक नदी के बारे में क्या लिख लेंगे? इसमें लिख लो वॉशिंगटन डीसी, बसा हुआ है। वॉशिंगटन डीसी किसके किनारे बसा हुआ है? पोटोमैक नदी के किनारे बसा हुआ है। ये वाला पॉइंट आपको बहुत बार पूछा गया है, ठीक। उसके बाद एक पॉइंट लिख लेंगे कि जो मिसिसिपी मिसौरी नदी है, मिसिसिपी और मिसौरी नदी, हालांकि नदियों वाले में हम लोग विस्तार से फिर देखेंगे। याद रखना है कि ये जो है पक्षीपाद डेल्टा बनाती है,
डेल्टा बनाती है, कि पक्षी के आकार का डेल्टा बनाती है, इस प्रकार का, इस प्रकार का डेल्टा। ठीक है, यहां से नदियां आती हैं और इस प्रकार का डेल्टा बनाती हैं। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट लिख लेना है। और मैंने आपको बता ही दिया है कोलोराडो नदी के बारे में कि ये जो है ग्रेट कैनियन आकृति बनाती है, आई आकार की। ठीक, बाकी सभी नदियों की लोकेशन देखनी है, पूर्वी नदी पे कौन सी है, पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी है। और चीजें देख लें अगर हम लोग, कुछ थोड़ी सी और चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट, और हम क्या देख सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि ये जो कैलिफोर्निया वाला क्षेत्र है, ये जो कैलिफोर्निया वाला क्षेत्र है, कैलिफोर्निया, यहां पे क्या है, मृत घाटी, मृत घाटी, डेथ वैली, ये क्या है, विश्व का सबसे अधिक गर्म स्थान। ठीक है ना, सर्वाधिक तापमान वाला स्थान है। मृत घाटी क्या है, सर्वाधिक तापमान, सर्वाधिक तापमान वाला स्थान है। ठीक है, उसके बाद ये यूएसए में आपका एक क्या कहते हैं, मरुस्थल, कौन सा, एरिजोना मरुस्थल, एरिजोना मरुस्थल है। और यहीं पर आपका सोनोरन मरुस्थल है, इधर साइड आपका क्या है, सोनोरन मरुस्थल, सोनोरन मरुस्थल है। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो अलास्का है, अलास्का, इसको ध्यान रखना है क्या कहते हैं, यहां लिख देता हूं, अलास्का को कहते हैं सहस्त्र धुआरों की भूमि, सहस्त्र धुआरों की भूमि। यहां पे क्या है कि हमेशा धुएं निकलते रहते हैं, ज्वालामुखी नहीं है यहाँ पे, लेकिन धुआं निकलता रहता है हमेशा। ठीक है, इसी वजह से सहस्त्र धुआरों की भूमि किसको कहा जाता है, अलास्का को कहा जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट आप लिख लो यहां पे, इसको मैं मिटा दूं और इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे सोनोरन मरुस्थल, सोनोरन मरुस्थल। एक पॉइंट आप लिखिए, इसी क्षेत्र में क्या है, एक कैलिफोर्निया क्षेत्र में येलो स्टोन राष्ट्रीय पार्क, येलो स्टोन नेशनल पार्क, जो 1872 में बना था। यहां पे क्या है, ओल्ड फेथफुल गीजर है, ओल्ड फेथफुल गीजर। ठीक है, ओल्ड फेथफुल गीजर का मतलब है कि गर्म जल का स्रोत, गर्म जल के कई सारे यहाँ पे स्रोत हैं, तो सबसे बड़ा स्रोत यही है, ओल्ड फेथफुल गीजर। कहाँ पे है, येलोस्टोन नेशनल पार्क में है, यूएसए में। क्लियर, इतनी चीजें हो गई क्लियर। एक और मैप लेते हैं और इस पे कुछ और प्रमुख चीजें देख लेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि प्रमुख जनजातियां, तो एक जनजाति आपको ये कनाडा वाले क्षेत्र में मिल जाएगी, ये एक आपको यूएसए कनाडा के बॉर्डर पे मिल जाएगी इधर साइड, और ये आपको रॉकी पर्वतमाला है ना, रॉकी पर्वतमाला यहाँ साइड मिल जाएगी, एक यहाँ साइड मिल जाएगी, और ये कैरिबियाई क्षेत्र में यहाँ साइड मिल जाएगी। कुछ प्रमुख जनजातियों के बारे में पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो जनजाति है इसको बोलते हैं एस्किमो, एस्किमो एसटी जनजाति। जो आपका बॉर्डर पे है, यूएसए कनाडा के बॉर्डर पे है, इसको बोलते हैं क्रो क्री, क्री तथा क्रो एसटी जनजाति। ठीक है, उसके बाद जो रॉकी पर्वतमाला क्षेत्र में है इसको बोलते हैं ब्लैकफुट, ब्लैकफुट एसटी। ठीक है, और यहीं पर एक यूएसए से अपाचे हेलीकॉप्टर लिए गए थे ना, तो बस वही याद रखना है, अपाचे एसटी, अपाचे जनजाति भी यहीं पर है। और ये आपका कैरिबियाई क्षेत्र में एक जनजाति है अरावाक जनजाति, अरावाक एसटी। क्लियर, उसके बाद आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी है, जैसे कनाडा में, जे हम लोग कनाडा आ गए, ये आपको दिख रहा है। अब कनाडा में क्या है, यहीं पर एक शहर है जिसको बोलते हैं मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल शहर है। कौन सा शहर है, मॉन्ट्रियल शहर। कहाँ पे, कनाडा का। यहाँ पे क्या हुआ था, विश्व ओजोन सम्मेलन, क्या हुआ था, विश्व ओजोन सम्मेलन हुआ था। कब, 16 सितंबर 1987 को, और 16 सितंबर को ओजोन दिवस भी मनाया जाता है, ये आपको पता है। क्लियर है, उसके बाद थोड़ा सा और शहरों के बारे में देख लें, बात हो ही गई है, थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ पे एक
पश्चिमी क्षेत्र में एक सैन फ्रांसिस्को है, सैन फ्रांसिस्को। गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुई थी शायद। विश्व की सिलिकॉन वैली, क्या बोलते हैं इसको? विश्व की सिलिकॉन वैली। क्लियर? उसके बाद यहीं नीचे पे एक चीज है, इधर साइड यूएसए साइड, गड़बड़ हो गया, ये यूएसए में है इधर, ठीक है। यहीं पर एक और है, उसका नाम है लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स, लॉस एंजल्स क्या है? हॉलीवुड के लिए प्रसिद्ध है। विश्व का हॉलीवुड कहाँ है? लॉस एंजल्स को तो बोलते हैं। उसके बाद ध्यान रखना है कि इधर साइड है आपका पूर्वी क्षेत्र में पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग, पिट्सबर्ग क्यों इंपॉर्टेंट है? विश्व की लौह इस्पात नगरी है, विश्व की लौह इस्पात नगरी कहा जाता है इसको, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने यहां पर मिशिगन झील में शिकागो देख ही लिया था। एक टोरंटो शहर यहां बसा हुआ है कनाडा में, मॉन्ट्रियल शहर देख लिया है। अब बाकी छोटे छोटे जो चीजें हैं वो अलग से जब हम लोग उद्योग देखेंगे विश्व का, उस पर देख लेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने सब कुछ देख लिया है। ये हम लोगों ने जनजाति देख ली, प्रमुख मरुस्थल देख लिए, नदियां देख ली, प्रमुख झीलें देख लिए, अलग अलग झीलें कैसे पूछेगा वो देख लिया। उसके बाद पठार देख लिए, प्रमुख पहाड़ियाँ देख ली। उसके बाद इसमें क्या था, जल संधियाँ वगैरह थी, सीमा रेखाएं थी, ये सब कुछ हम लोग देख चुके हैं। क्लियर है? तो कुल मिला के हम लोगों का जो वर्ल्ड जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी में 7 वीडियो का जो टास्क था उस पर हमने 5 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। 2 और बचे हैं। इन दोनों में हम लोग को क्या देखना है? यूरोप देखना है और एशिया देखना है। ये तो बचा है शायद, यूरोप और एशिया देखना है। ये दोनों देखने के बाद पूरी तरीके से वर्ल्ड जियोग्राफी हम लोगों का टारगेट वाला समाप्त हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, आपको जैसे समुद्री जलधाराएं, समुद्री जो जलधाराएं हैं, कौन सी जलधारा गर्म होती है, ठंडी कैसी होती है, बहुत पूछा जाता है और लेकिन कन्फ्यूजन हो जाता है। मैं आपको सीधे ट्रिक से बताऊंगा और बिल्कुल मैपिंग में बताऊंगा, है ना। जल संधियाँ हम लोग अलग से देखेंगे फिर से पूरी तरीके से, कुछ छोटी छोटी जल संधियाँ भी आ जाती है तो उनको भी अलग से देखेंगे। तो इस टाइप की जो छोटी छोटी चीज़ें और बचेंगी उसको भी हम लोग अलग से वीडियो में देख लेंगे। क्लियर? तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।